अभी हम आज का अपना एजेंडा ऑफ द डे उस पर आते हैं। ज्योग्राफी 10th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी। ये हमारी 10th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी है। अराउंड 2 टॉप चैप्टर्स हमने यहाँ से कंप्लीट कर लिए थे। चैप्टर से एक बार दिखा देता हूँ। एक चैप्टर था इसके ऊपर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के ऊपर, दूसरा था फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। इसके बाद वाटर, एग्रीकल्चर, मिनरल, मैन्युफैक्चरिंग और नेशनल इकोनॉमी, इन पर एक एक चैप्टर है, तो हम उसको वन बाय वन देखते हैं। वाटर रिसोर्सेस, हमको पता है वर्ल्ड में कि वाटर रिसोर्स कहाँ कहाँ पर है। उसका सबसे लार्जेस्ट रिजर्व है ओशन में। अराउंड मतलब हम कह सकते हैं 3/4 of the earth's surface is covered with water, but only small proportion it accounts for fresh water that can be put to use. फ्रेश वाटर कम है। ओके, जहां पर पानी रहता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। हमने इससे पहले भी ये चैप्टर एक दो बार डिस्कस कर चुके हैं कि अब सपोज वर्ल्ड में 100 लीटर वाटर है, तो इसमें से 97.3% ये है ओशन में, मतलब ये साल्ट वाटर है 97.3%। अब जो बचा हुआ है ये फ्रेश वाटर है 2.7%। बट ये 2.7 में से भी 2% क्या है, फ्रोजन है। फ्रोजन इन द ग्लेशियर, मतलब आर्टिक, अंटार्कटिक, हिमालय। तो अवेलेबल फ्रेश वाटर इज ओनली 4% है। ये चीज आप समझ। दूसरी इंडिया की जब हम बात करते हैं, इंडिया में है अराउंड 17% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। ओके, वर्ल्ड की 17, मतलब हर 100 में से 17 लोग इंडिया में रहते हैं। बट फ्रेश वाटर रिसोर्स कितना इंडिया में, ओनली 4%। फ्रेश वाटर रिसोर्सेस सिर्फ 4% है। तो इसलिए हमारे पास वाटर स्कार्सिटी, वाटर स्ट्रेट्स, ये इशू हो रहा है। तो ये चीज को इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है। तो बहुत ही जनरल चीजें हैं, ज्यादा मतलब हम देखेंगे नहीं, कुछ खास रहा तो इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक टर्म है वाटर स्ट्रेस। वाटर स्ट्रेस मतलब वाटर की कमी। तो कब वाटर स्ट्रेस का कंडीशन किसको कहते हैं? वाटर स्ट्रेस occurs when water availability is between 1000 to 1600। हाँ, लॉग आउट हो गया था। ओके, वाटर स्ट्रेस हम देख रहे थे। अगर पर कैपिटा, पर पर्सन, पर ईयर वाटर अवेलेबिलिटी अगर आप 1000 से 1600 क्यूबिक मीटर के बीच है, तो उसको हम कहेंगे कि वाटर स्ट्रेस कंट्री है। इंडिया में अभी अराउंड, तो कुछ देखो, अराउंड 1450 क्यूबिक सेंटीमीटर, इतना वाटर कुछ है। ओके, तो इंडिया भी एक वाटर स्ट्रेस कंट्री है, ये चीज है। और इसी तरीके से ये भी इंपॉर्टेंट है, सीसी। सी सेट में क्वेश्चन था, क्यूबिक सेंटीमीटर को लीटर में कन्वर्ट करो। लीटर और एमएम, लीटर क्यूब, एमएम क्यूब, मीटर क्यूब, ऐसे यूनिट्स रहते हैं। तो थोड़ा सा इसका हमको देखना पड़ेगा कि इसका कन्वर्जन कैसे किया जाता है। इसको आप थोड़ा सा देखिए, इसके बारे में सर्च करके रख देना, क्यूबिक सेंटीमीटर को लीटर में कितना होता है। उसने कुछ पूछा था, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर्स, ऐसा कुछ दिया था उसने। लास्ट ईयर से सेट क्वेश्चन था। ओके, यहाँ पर कुछ वाटर बॉडीज के नाम मेंशन है। इंडिया में बहुत पहले से वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर हार्नेसिंग रिजर्वायर्स वगैरह बनाए गए हैं। सबसे पहले जब हम देखें तो एंशियंट इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन, आपको पता होगा, धोलावीरा साइट, धोलावीरा में यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम
मतलब वाटर जमा करने, वाटर हार्नेसिंग के लिए कुछ स्ट्रक्चर अरेंजमेंट किए गए थे। ओके। उसके बाद देखो, जब आप महाजनपदाज में आते हैं तो चंद्रगुप्ता मौर्य ने एक फेमस लेक बनाया था जिसको हम सुदर्शन लेक कहते हैं। सुदर्शन लेक इन जूनागढ़, ये बहुत फेमस लेक था। इसको बाद में रिपेयर किया जाता है। इसको रिपेयर करता है लेटर गुप्ता किंग था, एक गुप्ता किंग स्कंदगुप्त, उसको रिपेयर करता है। ओके। और इसी तरीके से इंडो, उसके बाद उससे पहले एक और किंग आता है जिसको शका किंग है, उसका नाम है रुद्रदामन। ये नाम भी याद रखना, रुद्रदामन ऑल्सो रिपेयर्ड सुदर्शन लेक। यहाँ पर और एक लेक का मेंशन है, हौजे खास। हौजे खास वाज बिल्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी टू सप्लाई वाटर टू सिर्री फोर्ट। दिल्ली के पास उसने एक नया सिटी बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसका नाम था सिर्री, और उसके वाटर सप्लाई के लिए हौजे खास बनाया था। ओके। यहाँ पर हौजे खास बिल्ड बाय इल्तुतमिश ऐसा दिया है, पर वो इल्तुतमिश ने नहीं बनाया, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया है। इसी तरीके से तेलंगाना में एक डायनेस्टी थी, काकतीय। आप लोगों को पता होगा, तेलंगाना में काकतीयास थे, और ये लोग भी वाटर हार्नेसिंग के लिए फेमस थे। ये लोग क्या बनाते थे? टैंक बनाते थे, वाटर टैंक। तो इसीलिए अभी तेलंगाना गवर्नमेंट मिशन काकतीय चला रही है। मतलब टैंक, जगह जगह छोटे छोटे टैंक बनाएंगे और पुराने टैंक का रिपेयरिंग होगा। इसकी वजह से वो रेनफॉल वगैरह, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो जाएगा। तो ये पर्पस है ये स्कीम का। नेहरू का एक फेमस कोट है, नेहरू प्राउडली प्रोक्लेम डैम्स एज द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। नेहरू जी ने क्या कहा था? डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। ओके। यहाँ पर इंडिया की कुछ फेमस डैम है, लाइक भाखरा नांगल डैम, तेहरी डैम। ओके। फिर से लॉग आउट हो गया था। हाँ। कोई मुझको बताए हम कहाँ तक आए थे, क्या डिस्कस कर रहे थे हम लास्ट में? सर भाखड़ा नंगल डैम। भाखरा नांगल, ओके ओके, भाखरा नांगल डैम, ठीक है। भाखरा नांगल डैम देखो, रावी और सतलज, सतलज और रावी, ये दोनों के संगम पे उसको बनाया गया है। रावी नहीं है, नाम के बियास, बियास सतलज। तेहरी डैम है, गंगा की ट्रिब्यूटरी, शायद भगीरथी पे है तेहरी डैम। वन हाईएस्ट डैम इन इंडिया है तेहरी डैम। इसी तरीके से हीराकुड डैम है, हीराकुड डैम इज ऑन महानदी रिवर, फेमस रिवर है ओडिशा की। ये लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया है, हीराकुड डैम, लॉन्गेस्ट, मतलब विड्थ इसकी सबसे ज्यादा है। इसी तरीके से गोदावरी रिवर पे गवर्नमेंट एक अभी प्रोजेक्ट बना रहा है जिसका नाम है पोलावरम डैम। पोलावरम डैम, ये नाम भी याद रखना, पोलावरम डैम है। नेक्स्ट नीचे देखो, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, कृष्णा रिवर पे है नागार्जुन सागर श्रीशैलम डैम। नेक्स्ट पेन्नार पलार, कावेरी रिवर। कावेरी रिवर पे काफी सारे डैम है। एक है कृष्ण राजा सागर डैम, कृष्ण राजा सागर। इसके बाद मेत्तूर डैम है, ये दोनों भी कर्नाटक में है। मेत्तूर डैम, कृष्ण राज सागर डैम। और एक डैम कर्नाटक का गवर्नमेंट बना रहे कावेरी रिवर पे, कोई नाम बता सकता मुझे इसका? बेंगालुरु सिटी को वाटर सप्लाई के लिए बना रहा है, और ये डैम का नाम है मेघदातु, मेघदातु डैम, ये भी न्यूज में। ओके, तो ये कुछ फेमस डैम थे जो हमने देखे। यहाँ पर भी कुछ डैम है, कोनार, मैथन, पांचेत, तिलैया। ये जो चारों डैम है ना, एक ही रिवर पे हैं, और ये जो रिवर का नाम है दामोदर रिवर। दामोदर रिवर ऑफ गंगा, गंगा का यहाँ पे जो ब्रांच जाता है ना, पद्मा, तो ये पद्मा को जाके आगे मिलती है। ओके। उसके बाद देखो, और एक सलाल डैम भी एक फेमस डैम है।
Salal Dam is on Chenab River. Chenab is the tributary of Indus. रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक टर्म आती है, इसका मीनिंग पता रहना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब जो बारिश का पानी आ रहा है, जनरली क्या होता है, बारिश आती है, पानी आता है घर पे छत पे, और फिर वो पानी ऐसा ही बह के चला जाता है। तो वो पानी को बहने के बजाय उसको जमीन में परकोलेट कराना, उसको हम कहेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब किसी चीज को ग्रो करना। इसी तरीके से पानी का रिजर्वायर आप ग्रो कर रहे हो, मतलब वाटर को क्या कर रहे हो, परकोलेट कर रहे हो। इससे क्या होगा, ग्राउंड वाटर आपका रिचार्ज होगा, वो पानी आप बाद में यूज कर सकते हो। इसी को ही हम कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए डिफरेंट ट्रेडिशनल मेथड्स प्रैक्टिस होते हैं, रीजन के हिसाब से वेरी करते हैं। तो ऐसे ही कुछ सिस्टम्स का नाम यहाँ पर है। जैसलमेर नाम का शहर है राजस्थान में, वहां पर खादिन खादिन नाम का सिस्टम है। जोहार्ड जोहार्ड इस्तेमाल होते हैं राजस्थान में। मतलब ये अपना अपना मेथड रहता है यहाँ पर, मतलब जमीन के अंदर हाउस टैंक वगैरह बनाएंगे, वहां पर पानी स्टोर करेंगे। ऐसे ही कुछ सिमिलर टाइप में रहता है। ये है कुल। कुल मतलब ये बॉडी टाइप में है। सर्कुलर विलेज टैंक इन कजा विलेज फ्रॉम विच वाटर इज रिलीज। ये जो कुल सिस्टम है ना, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश यहाँ पर यूज होता है कुल। ओके, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। आगे चैप्टर के एंड में एक लिस्ट ही जोड़ा हूँ, वो उसमें सब दिया है, मतलब रीजन और उसके हिसाब से कहाँ पे वो चीज प्रैक्टिस होती है। और एक है टंका। टंका सिस्टम भी राजस्थान में होता है। रेन फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप वुड ट्रेवल डाउन द पाइप was stored in this अंडरग्राउंड टंका। अंडरग्राउंड टैंक बनाते हैं, और ऊपर जो रेनफॉल का पानी उस पर छत पे कलेक्ट करते हैं, और उसको पाइप के जरिए टैंक्स में छोड़ा जाता है। इसको हम टंका कहते हैं। ये देखो, बाम्बू का एज ए यूज पाइप किया जा रहा है, यहाँ पर दिया है इरिगेशन के लिए वगैरह। और यहाँ पे तमिलनाडु का मेंशन है। तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच हैज मेड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपल्सरी फॉर ऑल द हाउसेस इन द स्टेट। देयर आर लीगल प्रोविजन टू पनिश द डिफॉल्टर। तमिलनाडु ऐसा फर्स्ट स्टेट है जिसने क्या किया है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को मैंडेटरी किया सारे लोगों के लिए। ओके, ये है सिस्टम्स और उनके मैप, मतलब रीजन्स। जैसा कुहल सिस्टम है, कुहल जम्मू कश्मीर और हिमाचल में आता है। झाबू सिस्टम है नागालैंड में, झाबू इज इन नागालैंड। अहर बिहार में है। जोहाड़ और टंकाज राजस्थान में यूज होते हैं। इसी तरीके से विराडाज ये गुजरात का है। बाम्बू ड्रिप इरिगेशन मेघालय, जो अभी हमने देखा था, बाम्बू का यूज करंट इरिगेशन के लिए। इरी, ये PYQ है। इरी क्या है बोल के, इरी तमिलनाडु में इरिगेशन सिस्टम, ऐसे वाटर के कैनल्स वगैरह बनाते हैं। सुरंगम, ये केरला और कर्नाटक में यूज होता है, सुरंगम। यहाँ पर और एक लिस्ट है, वही नाम फिर से रिपीट होंगे। ओके, इसको भी आप लोग फिर एक बार और पढ़ लेना। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है एग्रीकल्चर, और इस चैप्टर में एग्रीकल्चर के डिफरेंट टाइप्स डिस्कस किए गए हैं। ये भी चैप्टर हमने पहले कवर कर लिया है, ब्रीफली हम इसको देखते चलेंगे। एग्रीकल्चर के जो टाइप्स हैं, जैसा सबसे पहले आता है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर मतलब जहां पर सरप्लस बहुत ही कम रहता है, और आप क्या कर रहे हो, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन जो हो रहा है आपके खेत का, आप मतलब फार्मर और उसकी फैमिली यही लोग यूज करते हैं, सेलिंग के लिए कुछ ज्यादा कुछ बचता नहीं है, तो उसको हम सबसिस्टेंस फार्मिंग कहेंगे। सबसिस्टेंस फार्मिंग दो टाइप में रहती है, एक रहता है प्रिमेटिव और दूसरा रहता है इंटेंसिव सबसिस्टेंस। प्रिमेटिव और इंटेंसिव सबसिस्टेंस, ये दो टाइप के सिस्टम्स रहते हैं।
आप लोग खा लो। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग देखो, इसमें दो टाइप हम तो पहले मतलब अभी देख रहे थे। सबसिस्टेंस फार्मिंग जो रहती है दो टाइप में रहती है। एक है अपना जैसा हमने देखा, एक है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस और दूसरा है इंटेंसिव सबसिस्टेंस। प्रिमिटिव और इंटेंसिव। तो प्रिमिटिव यहाँ पे दिया, प्रिमिटिव मतलब जो ट्राइबल लोग करते हैं इसलिए इसको प्रिमिटिव नाम दिया है। और दूसरे इसके बहुत सारे नाम है, इसको स्लैश एंड बर्न भी कहेंगे, स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं, या फिर और भी इसके नाम है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। ओके, इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या कहते हैं, फॉरेस्ट लैंड क्लियर किया जाता है, ट्री को कट करते हैं, उसको आग लगा देते हैं, फिर उसके एशेस मतलब जमीन पर फैल जाते हैं, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी और ज्यादा बढ़ती है, ट्री ग्रो करते हैं। ऐसा कुछ साल तक करेंगे, फिर वहां पर सॉइल प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, फिर ये लोग क्या करते हैं, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, नई जगह जाएंगे और वहां पर क्या करेंगे, फिर से मतलब फॉरेस्ट क्लियर करके ट्री ग्रो करेंगे। तो इस प्रैक्टिस को हम क्या कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जूम भी कहते हैं, सबसिस्टेंस फार्मिंग भी कहते हैं, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस। इसको खासतौर पे जूमिंग कहा जाता है इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट रीजन में जूमिंग कहते हैं। मिल्पा, मेक्सिको में मिल्पा कहते हैं, कोनू को कहते हैं वेनेजुएला में, रोका कहते हैं ब्राजील में। मैच द पेयर से पूछे जाते हैं, इसको बार बार पढ़ना है। मासोली कहते हैं सेंट्रल अफ्रीका में, लडांग कहते हैं इंडोनेशिया में, और रे कहते हैं वियतनाम में। ये वर्ल्ड लेवल पे हुआ। इंडिया में भी इसके डिफरेंट नाम है, बेवार दहिया कहते हैं एमपी में, कोडो कल्टीवेशन कहते हैं आंध्रा में, और कुमरी कहते हैं वेस्टर्न घाट में, ठीक है, और जूमिंग नॉर्थ ईस्ट में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम थे, इसको मतलब बार बार पढ़ते रहना है ताकि याद हो जाएगा बाद में। ओके, और इंटेंसिव सबसिस्टेंस मतलब ये कॉमन फार्मर जो करते हैं, सपोज इंडिया की कोई कॉमन फार्मर्स है, लैंड बहुत कम रहता है, 1-2 एकड़ ही लैंड रहेगा, तो फिर ये लोग क्या करेंगे, वो लैंड पे मतलब हर साल क्रॉप लेते हैं और एकदम इंटेंसिव कल्टीवेशन करते हैं, और सरप्लस पर भी इसमें सरप्लस उतना कुछ ज्यादा कुछ नहीं रहता, इसलिए इसको सबसिस्टेंस, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। ओके, इसका मेन रीजन है कि जो फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड हो रहा है, इसकी वजह से लैंड साइज भी छोटी है और प्रोडक्शन भी कम रहता है। इसके अगेंस्ट एक रहता है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग में देखो क्या करते हैं, यहाँ पर सरप्लस बहुत ज्यादा रहता है, ओके, और लैंड साइज भी मतलब ठीक ठाक है। इंडिया में कुछ जगह पे ये होता है, फॉर एग्जांपल पंजाब हरियाणा रीजन, यहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद काफी सारे नए इंप्रूवमेंट हुए, हाइल्ड वेराइटी सीड्स का यूज होता है, और मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, इन सारी चीजों का यूज होता है, और इसकी वजह से यहाँ पर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया, और इसको हम क्या कहते हैं, कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। यहाँ पर कैश क्रॉप भी ज्यादा लिए जाते हैं। ओके, बनाना प्लांटेशन, बनाना के ट्रीज हैं साउथ इंडिया में, बाम्बू प्लांटेशन इन नॉर्थ ईस्ट, बाम्बू ट्रीज नॉर्थ ईस्ट में लिए जाते हैं। ओके, क्रॉपिंग पैटर्न दिया गया यहाँ पे, खरीफ, रबी और जायद, ये 3 सीजन है जो जिसमें क्रॉपिंग करते हैं। रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून सीजन, साउथ ईस्ट मानसून में खरीफ क्रॉप्स लिए जाते हैं, विंटर में रबी क्रॉप लेते हैं, जायद मतलब रबी जब एंड होता है और खरीफ के स्टार्ट, ये दोनों के बीच में जायद क्रॉप लेते हैं। रबी जनरली मार्च वगैरह में एंड होता है, तो अप्रैल में वगैरह जायद क्रॉप लेते हैं, अप्रैल टू मई, ऐसा कुछ इनका जायद क्रॉप का साइकिल रहता है। मेनली वेजिटेबल्स वगैरह लिए जाते हैं यहाँ पर। और देखो, वेजिटेबल फ्रूट्स ये रहता है। ये जो क्रॉप्स रहते हैं ना, इनको जो हम खरीफ और रबी ऐसे जो क्लासिफाई करते हैं, वो मेनली इसलिए है कि मतलब जो प्लांट के लिए आप हम लोग को क्या चाहिए, मैक्सिमम प्रोडक्शन चाहिए। तो सपोज आपका प्लांट है, सपोज वीट, वीट के बजाय मैं लेता हूँ राइस, राइस है तो राइस को क्या चाहिए, वाटर सबसे ज्यादा चाहिए, वाटर बहुत ज्यादा रहता है राइस और शुगर केन को। तो वाटर कब ज्यादा रहता है हमारे पास, खरीफ सीजन में रहता है, तो हम राइस को क्या करते हैं, खरीफ सीजन में लेते हैं।
ओके, तो ज्यादा यील्ड मिलेगा। इसी तरीके से व्हीट जो क्रॉप है, व्हीट को वाटर तो मॉडरेट चाहिए, पर जब अगर ज्यादा हार्वेस्ट चाहिए तो हार्वेस्ट के टाइम पे टेम्परेचर मतलब मॉडरेट चाहिए। और जब इसका फर्टिलाइजेशन होता है सीड का, व्हीट के सीड का, तब आपको कोल्ड टेम्परेचर चाहिए। तो ऐसा अपने पास विंटर में होता है, तो इसलिए व्हीट को हम क्या करते हैं, रबी में लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी आप समझ लेना। इसके बाद इंडिया के मेजर क्रॉप्स और उनके कुछ कंडीशन दिए गए हैं, जैसा राइस है। ये सब हमने देख लिया है, आप इसको फिर भी एक बार अपने नजर से नजर के नीचे से ले लेना, ताकि मतलब आपका एक बार रिवीजन हो जाए। राइस, राइस के लिए भी पानी ज्यादा लगता है। यहाँ पर कुछ पेजेस ऐड किए गए हैं, तो इस पे थोड़ा सा और समझने में आसानी होगी। जैसा राइस खरीफ क्रॉप है, टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, रेनफॉल भी ज्यादा चाहिए। ओके, कॉटन, हम क्या करेंगे, कॉटन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, डेक्कन रीजन में होता है। तो फिर डेक्कन रीजन में जो कंडीशन रहेंगे वो कॉटन के लिए यूजफुल रहेंगे। तो ऐसा भी याद कर सकते हैं, जैसे डेक्कन में क्या रहता है, वार्म टेम्परेचर है, रेनफॉल क्या है, मॉडरेट है, सॉइल का टाइप क्या है, ब्लैक सॉइल है। तो इतना भी चीजें हमको पता रही तो ठीक है। शुगर केन के बारे में है, रबर, रबर हमको पता है इक्वेटोरियल रीजन में लेते हैं ज्यादा, मलेशिया इंडोनेशिया। तो वहां पे क्लाइमेट कैसा रहता है, हाई रेनफॉल रहता है, ह्यूमिडिटी भी ज्यादा रहती है। तो ये चीज इतना भी कह दोगे तो हो जाएगा रबर का काम। ओके, ज्वार बाजरा रागी, इसको हम मिलेट कहते हैं। कोई बताएगा ज्वार खरीफ है या रबी? ज्वार, ज्वारी जिसको हम कहते हैं, इट इज खरीफ क्रॉप। शुगर केन, शुगर केन लास्ट ईयर क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट वाटर इफिशिएंट क्रॉप? लिस्ट वाटर इफिशिएंट, लिस्ट वाटर इफिशिएंट, देखो बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो गए थे पढ़ के। मतलब लिस्ट वाटर, लिस्ट पर ध्यान नहीं दिए, और वाटर इफिशिएंट पे टिक करे, और नीचे ऑप्शंस भी थे पल्सेस वगैरह। अगर वाटर इफिशिएंट पूछता तो पल्सेस, ज्वार जो कम पानी पर आते हैं। लिस्ट वाटर इफिशिएंट मतलब जिनको पानी बहुत ज्यादा लगता है। तो लिस्ट वाटर इफिशिएंट क्या है आपका, शुगर केन है। ध्यान से पढ़ना है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछता है, बस आप वो टर्म्स को डिकोड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। एप्पल, प्रोमोग्रेनेट, एप्रिकॉट, ये पूरा हॉर्टिकल्चर है। इसमें याद रखना, वेजिटेबल और फ्रूट प्रोडक्शन में इंडिया सेकंड रैंकिंग है। वेजिटेबल एंड फ्रूट प्रोडक्शन। और टॉप चाइना है। नेक्स्ट, रबर, ठीक है। सिल्क, सिल्क को ग्रो करने को हम क्या कहते हैं, रेयरिंग ऑफ सिल्क फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरिकल्चर। ब्लर दिख रहा है ना, इसको ठीक करता हूँ। रेयरिंग ऑफ सिल्क को सेरिकल्चर कहते हैं। रेयरिंग ऑफ सिल्क इज कॉल्ड एज सेरिकल्चर। पीसी कल्चर किसको कहते हैं? पीसी कल्चर, कोई बताओ। आई एम ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। आ रही है ना? ओके। पीसी कल्चर होता है ग्रोइंग ऑफ फिश, इसको हम कहेंगे पीसी कल्चर कहेंगे। ऐसे टर्म्स रहते हैं, मैं आपको एक दो टर्म बोल देता हूँ। अक्वा कल्चर, अक्वा कल्चर पीसी कल्चर सेम ही है। दूसरे कौन से टर्म्स रहते हैं, सेरिकल्चर, अक्वा, एक रहता है फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर वही याद रखना। और एक एपी कल्चर, एपी है, एपी कल्चर। एपी कल्चर हनी के प्रोडक्शन को कहते हैं, मधुमक्खी, मक्षी का पालन।
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक मूवमेंट का जिक्र है, भूदान मूवमेंट, भूदान ग्रामदान। हमको पता है आफ्टर इंडिपेंडेंस आचार्य विनोबा भावे जी ने इसको लॉन्च किया था। ये था मेनली लैंड रिफॉर्म्स के लिए, लैंडलेस जो फार्मर्स है उनको लैंड मिल जाए इसके लिए। तो इसमें दो चीजें हैं, भूदान और ग्रामदान। भूदान मतलब जमीन का डोनेशन, दोनों में भी एक्चुअली होता था तो लैंड डोनेशन होता था, पर दोनों में डिफरेंस क्या है? भूदान मतलब जो इंडिविजुअल लैंडलॉर्ड्स थे वो लैंड को अगर डोनेट करते हैं तो उसको हम कहेंगे भूदान कहेंगे, इंडिविजुअल। और जो ग्रामदान रहता है ना, यहाँ पर विलेज कर रहा है, इंटायर विलेज मिलके कुछ लैंड डोनेट कर रहा है पुअर्स के लिए, तो उसको हम कहेंगे ग्रामदान। और इसमें जो था भूदान में इंडिविजुअल जमींदार जो है वो कर रहे थे डोनेशन। डिफरेंस याद रखना। मिक्स सक्सेस रहा। और एक चीज अभी न्यूज में भी है, ये लॉन्च हुई थी, पोचमपल्ली विलेज है, शायद ये तेलंगाना में ही है, पोचमपल्ली विलेज। ओके, इसको टूरिज्म विलेज ऑफ द वर्ल्ड का अभी इस साल कुछ टैग भी मिला है। पोचमपल्ली विलेज यहाँ से लॉन्च की गई थी। ओके, तो ये भी आप याद रखो। और जो भूटान ग्रामदान मूवमेंट है इसको ब्लड रेस रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, ब्लड रेस रिवॉल्यूशन। यहाँ पर सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन का मेंशन है, सेक्टर और उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे जो लेटेस्ट वाला डाटा है ये मैं आपको यहाँ पर ऊपर लिखा हूँ, यही डाटा याद रखना है। इसमें 1-2% का फ्लक्चुएशन रह सकता है, तो ऐसा मतलब कुछ जरूरी नहीं कि एग्जाम एग्जैक्ट एक्यूरेट आप बोलो, पर ये आंसर लिखते के वक्त काम में आता है। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर का शेयर जो है एम्प्लॉयमेंट में 49% है। अगर 100 लोग हमारे पास इंडिया में काम कर रहे हैं तो उसमें से 49 मतलब वो आधे लोग एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में 24 लोग हैं, सर्विस में 27 लोग, 100 में से 27 लोग सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व है। अगर जीडीपी की बात की जाए तो एग्रीकल्चर का शेयर जीडीपी में जस्ट 15% है। अगर इंडिया का इनकम 100 रुपए है तो सिर्फ 15 रुपए एग्रीकल्चर से आ रहे हैं, 31 रुपए इंडस्ट्री से आ रहा है, सर्विसेज से 54% रुपया आ रहा है, मतलब जीडीपी में प्रोडक्शन इतना हो रहा है। ओके, सो सर्विस सेक्टर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा सर्विस सेक्टर का शेयर है जीडीपी में। और अगर एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर, ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयमेंट रहती है, तो इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर इज वेरी मच एम्प्लॉयमेंट। सबसे टॉप पे जो सेक्टर है एग्रीकल्चर है, उसके बाद जो एम्प्लॉयमेंट होती है ना उसको हम वो सेक्टर है एमएसएमई, मीडियम स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेस। अब मुझको बताओ एमएसएमई इंडस्ट्रीज में आते हैं क्या सर्विसेज में आते हैं? इंडस्ट्री। इंडस्ट्री। आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा है एमएसएमई का, स्मॉल माइक्रो और मीडियम, क्या बेसिस पे होता है? इसका क्लासिफिकेशन पहले जो था ना, सर्विस सेक्टर के लिए अलग क्राइटेरिया था और इसी तरीके से इंडस्ट्री के लिए अलग क्राइटेरिया था। एमएसएमई जो है इट इंक्लूड बोथ सर्विसेज एज वेल एज इंडस्ट्री, मतलब दोनों में भी आता है। तो बस इसका क्या रहता है, छोटे रहते हैं इसलिए इसको एमएसएमई माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज कहा जाता है। ओके, तो ये चीज आप समझ लेना। साइड में रख लेता हूं। ठीक है, एमएसएमई ये हमने देख लिया। एमएसएमई में दोनों भी आते हैं। सर्विसेज मतलब सपोज किसी कटिंग वाले का दुकान है, ओके, कटिंग भी सर्विसेज में आती है ना, प्रोडक्शन तो नहीं हो रहा वहां पे, कटिंग कर रहा है कोई, हजाम का दुकान है, तो एमएसएमई में आएगा। छोटा छोटा किसी का दवा खाना है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, सर्विसेज में आएगा। इंडस्ट्री में छोटे छोटे जो इंडस्ट्री होते हैं, प्लास्टिक कैरी बैग बनाने के इंडस्ट्री, तो वो एमएसएमई में आएंगे, ऐसा रहता है। फूड सिक्योरिटी एक टर्म आई है, फूड सिक्योरिटी मतलब एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ फूड फॉर ऑल द पॉपुलेशन, उसको कहेंगे फूड सिक्योरिटी। इंडिया में फूड सिक्योरिटी तो आ गई है, बट इंडिया में न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी नहीं है। हमारे पास क्या है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है। इसी की वजह से
हाई स्टंटिंग वेस्टिंग इंडिया में है इसे, और वुमेन एनीमिया भी बहुत ज्यादा है हमारे पास। ओके, तो ये सारी चीजों को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। ये ऑब्जेक्टिव आप लोग सॉल्व कर लेना। चलो फिर भी देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, जल्दी जल्दी आंसर दे दो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन द लार्ज एरिया। एक सिंगल क्रॉप लार्ज पे ग्रो कर रहे हैं, कहां पे होता है ऐसा? कहां पर ऐसा प्रैक्टिस होता है? एक ही क्रॉप लेते हैं पूरे फार्म में, कोशिश करो। आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्ट में टी के फार्म्स रहते हैं, टी के, कॉटन के फार्म्स रहते हैं। आवाज तो आ रही है ना मेरी? सर प्लांटेशन Yes, sir. हाँ, प्लांटेशन आसान है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहेंगे उसको, प्लांटेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप? रबी कौन सा है इसमें से? रबी कौन सा है? तो आपको खरीफ पता है, खरीफ इलिमिनेट कर दो, राइस खरीफ है, कॉटन भी खरीफ है। मिलेट और ग्राम, अब ये दोनों में से कोई होगा। मिलेट हमने पढ़ा था, ज्वार रागरा बराजी, ज्वार वगैरह ये सारे खरीफ ही हैं, तो ये भी खरीफ है। जिसका तो ग्राम, ग्राम जो पल्सेस का टाइप है वो आएगा रबी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेग्यूमिनस क्रॉप? लेग्यूम मतलब इसके रूट्स एक स्पेसिफिक टाइप के रहते हैं, इसको लेग्यूमिनस टाइप कहते हैं। लेग्यूम्स जो रहते हैं ना वो पल्सेस रहते हैं। पल्सेस इसी इस लेग्यूम्स मतलब क्या होता है पता है? अब ये पल्स का ट्री है सपोज, और इसके रूट्स हैं जमीन के अंदर। यहाँ पर क्या होगा, इसके रूट्स पे नाइट्रोजन सिक्रेशन वाले बैक्टीरिया वो ग्रो होते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन रहता है, इसलिए जमीन में नाइट्रोजन सिंथेसिस होता है और एन का परसेंटेज जमीन में बढ़ जाता है, इससे सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन होती है। तो इसीलिए बोलते हैं कि अगर आप पल्सेस को मतलब बीच 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 में लिया करो, मतलब कंटिन्यूस मोनोकल्चर नहीं करना है, दो क्रॉप के बीच एक बार पल्सेस भी लिया करो ताकि आपकी सॉइल की फर्टिलिटी रिस्टोर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following is announced by government in the support of crop? क्रॉप मतलब फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या अनाउंस करता है? ये तो आसान सवाल है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ओके, ये होगा। अब जो नेक्स्ट वाला चैप्टर है ये है मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्स के ऊपर, जो इंडिया में मिलते हैं, मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्स। ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं, बार बार इसको देखा है हमने। तो हम बस देखते हैं मेजर मिनरल्स इंडिया के और वो कहाँ पे मिलते हैं। जियोलॉजिस्ट के हिसाब से मिनरल्स क्या रहते हैं? होमोजीनियस नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस विथ अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसको हम कहेंगे मिनरल। ओके, आयरन मिनरल, कोल मिनरल, ये सारे मिलते हैं। मिनरल जो मिलते हैं, आपके पास तीन टाइप के रॉक है, तीनों टाइप के रॉक में मिनरल मिलेंगे, इग्नेस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री। बट वो थोड़ा डिफर करते हैं। इग्नेस और मेटामॉर्फिक रॉक में क्या रहता है? हीट बहुत ज्यादा है, हीट ज्यादा रहती है, तो मिनरल जो रहते हैं वो क्रैक में रहते हैं, क्रैक, क्रेवाइसेस, फॉल्ट और जॉइंट। The smaller occurrence are called veins and large are called lode. अगर छोटा क्वांटिटी है तो उसको वेन कहेंगे और लार्जर है तो उसको लोड कहेंगे, मिनरल अगर ज्यादा है तो। सेडिमेंट्री रॉक जो रहते हैं, यहाँ पर बहुत सारे मिनरल मिलते हैं ज्यादा क्वांटिटी में, और वो बेड्स लेयर्स में रहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक में लेयर्स में पाए जाते हैं क्योंकि दे हैव फॉर्म एज द रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन, डिपोजिशन से बने हैं, अक्यूमुलेशन, कंसंट्रेशन इन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा। सेडिमेंट्री रॉक में खासतौर पे अपने फॉसिल फ्यूल्स, कोल वगैरह, ये सारे क्या है? सेडिमेंट्री रॉक में मिलते हैं। यहाँ पर एक टर्म आई है, प्लेसर डिपॉजिट। प्लेसर डिपॉजिट किसको कहते हैं? सपोज क्या हुआ, आपने मतलब चॉकपीस है आपके पास, चॉकपीस का आपने पूरा ये कर दिया, उसको हैमर से आपने स्मॉल पार्टिकल्स में उसको ब्रेक कर दिया
और उसको स्प्रेड कर दिया है मतलब एयर में, तो वो क्या होगा, जगह जगह मतलब सराउंडिंग रीजन में थोड़ा थोड़ा मिलेगा, एक साथ नहीं मिलेगा। इसी को हम प्लेसर डिपॉजिट कहते हैं। प्लेसर डिपॉजिट मतलब क्या रहता है, सोर्स रॉक कोई एक जगह रहता है, बट वो इरोजन की वजह से क्या होता है, दूर तक फैल जाता है बारीक बारीक पीसेस में। जैसे इरोजन मतलब रिवर की वजह से, विंड की वजह से, तो इसको हम कहते हैं प्लेसर डिपॉजिट। जनरली गोल्ड वगैरह ऐसा प्लेसर डिपॉजिट में मिलते हैं। गोल्ड रिवर बेड्स में मिलते हैं ये लोग, गोल्ड, सिल्वर, टीन, प्लेटिनम। ओके, प्लेसर डिपॉजिट। यहाँ पर एक टर्म दी है माइनिंग की, रेड होल माइनिंग क्या रहती है। हमने इससे पहले एक बार डिस्कस किया था, माइनिंग जनरली दो टाइप की रहती है, ओपन कास्ट और शाफ्ट माइनिंग। ओपन कास्ट जब मिनरल सरफेस के नजदीक है, मतलब ज्यादा खोदने की जरूरत नहीं, सरफेस है यहाँ पर और जस्ट यहाँ पर ही आपका मिनरल है, तो हाँ, तो क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐसा ऊपर से पूरा हिस्सा खोद देते हैं और इसको हम कहेंगे ओपन शाफ्ट माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग। मतलब ऊपर पूरा ही खोद रहे हैं पूरा सरफेस। एक रहता है शाफ्ट माइनिंग। अब क्या है, मिनरल ज्यादा डेप्थ ज्यादा है, तो इतना यहाँ से यहाँ तक पूरा खोद तो नहीं सकते, पर हम क्या करते हैं, यहाँ से ऐसा टनल बनाते हैं, फिर ऐसा हॉरिजॉन्टल टनल बनाएंगे और यहाँ से सब माइनिंग करेंगे। इसको कहेंगे हम शाफ्ट माइनिंग। इसमें क्या होता है, और एक तरीका है जिसको हम रैट होल माइनिंग कहते हैं। ये एक बहुत ही रिस्कियर मेथड है, रैट होल माइनिंग। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जमीन में एक नैरो होल बनाते हैं, मतलब एक छोटा, अब सपोज मिनरल यहाँ पर है, ये शाफ्ट माइनिंग टाइप में पर हाईली अनसिक्योर है। मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सपोज तुम्हारे मिनरल है, तो यहाँ से सुरंग बना रहे हैं, रैट टाइप में होल बना रहे हैं, ऐसा जा रहे हैं। ये होल कितना रहता है, सिर्फ एक आदमी जा सकता है, वो भी खड़े होके नहीं, रेंगते रेंगते जाना रहता है। ओके, तो इसके वजह से, और साथ में कुछ सेफ्टी वगैरह यूज नहीं होती है यहाँ पर, तो इससे बहुत सारे हादसे हो रहे हैं माइनिंग, ये पूरे कोलैप्स वगैरह भी होते हैं। तो इसलिए इसको मतलब गवर्नमेंट बैन कर रहा है, मतलब अभी बैन है फिर भी ये प्रैक्टिस होती है मेघालय में वगैरह, क्योंकि यहाँ पर पॉवर्टी वगैरह बहुत ज्यादा है, काफी बार इसके एक्सीडेंट हुआ करते हैं। ओके, इसके बाद देखो डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स का यहाँ पर मेंशन है, जैसा आयरन। आयरन कहाँ कहाँ पे मिलता है, तो कुद्रेमुख नाम की जगह है कर्नाटक में, वहां पे मिलेगा। कुद्रे को कहते हैं हॉर्स, मुख मतलब फेस, तो हॉर्स के फेस में यहाँ का पैटर्न है, जो रीजन है उसका, वो हिल्स का कुद्रेमुख, तो इसलिए उसको कुद्रेमुख हॉर्स शेप कहा जाता है। ऐसा ही बेलाडेला हिल्स है छत्तीसगढ़ में, तो बेलाडेला मतलब हम्प ऑफ बुल, उसमें से उसको नाम है। ओडिशा में मयूरभंज और केओंझार रीजन में आयरन मिलेगा, छत्तीसगढ़ में दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट में, और कर्नाटक में बल्लारी, चित्रदुर्ग, तुमकुरु, चिकमगलूर, ये रीजन में आयरन मिलता है। ओके, ये मैं आपके जरिए बताया गया है, मतलब मेजर जो रीजन है केओंझार, मयूरभंज, ये छत्तीसगढ़ में बेलाडेला, बस्तर वगैरह, और कर्नाटका में कुद्रेमुख, शिवमोगा, ये रीजन में आयरन मिलेगा। दूसरे भी मेटल्स हैं जैसा बॉक्साइट। बॉक्साइट जो एल्यूमिनियम का ओर है, वो भी मतलब काफी ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है, खास तौर पे जो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया है, और इसी तरीके से केबी के बेल्ट कहते हैं छत्तीसगढ़ में, केबी के बेल्ट, कोरापुट, बोलनगिर, केवंझार, कोरापुट, बोलनगिर, केबी के बेल्ट, यहाँ पर भी मिलता है बॉक्साइट। ये कोल माइंस है इंडिया के, फेमस कोल माइन। इंडिया का जो कोल है छोटा नागपुर रीजन में ज्यादा मिलता है, बोकारो, झरिया, रानीगंज। रानीगंज ओल्डेस्ट माइन इंडिया की कोल की है, बोकारो, झरिया। झरिया लार्जेस्ट माइन है कोल की। कोरबा छत्तीसगढ़ में है, सिंगारेनी आंध्रा में है, तलचर यहाँ पर भी मिलता है कोल, नेवेली तमिलनाडु में। ओके, इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट में भी कोल मिलता है। झरी यहाँ पर क्या है, माकूम कोलफील्ड है। ओके, थोड़ा सा ब्लर है इमेज, शिव सागर है माकूम में, नॉर्थ ईस्ट में भी मिलता है।
याद रखना जो इंडिया का जो कोल है वो कौन से टाइप का है? इंडिया का जो कोल है इट इज लार्जली बिटुमिनस। कोल के 4 टाइप रहते हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। सबसे हाई क्वालिटी का रहता है एंथ्रासाइट, पर एंथ्रासाइट बहुत कम है। एंथ्रासाइट में ऐश कम रहती है, और एंथ्रासाइट मिलता है यहाँ पर लद्दाख में कालाकोट नाम का रीजन है, वहां पर आपको क्या मिलेगा? एंथ्रासाइट कोल मिलेगा। ऑयल की अगर बात करते हैं, क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल इंडिया में उतना ज्यादा क्वांटिटी में नहीं है, पर उसके 2 फेमस साइट हैं। ओके, एक है मुंबई हाई, जो मुंबई के पास है। 63% ऑफ इंडिया पेट्रोलियम प्रोडक्शन इज फ्रॉम मुंबई हाई। ओके, यहाँ से होता है सबसे ज्यादा। फिर इसी तरीके से गुजरात में भी मिलता है, अंकलेश्वर रीजन में। आसाम इज द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। आसाम में जो माइन है ना, दिग्बोई, दिग्बोई एशिया की ओल्डेस्ट ऑयल ऑयल रिजर्व है। ओके, दिग्बोई। इसी तरीके से नाहरकटिया और हुगरीजान, मोरान हुगरीजान, दिग्बोई, नाहरकटिया, ये जो है ये ऑयल फील्ड्स हैं आसाम के। ये इंडिया के पावर प्लांट्स रहे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक और थर्मल कुछ फेमस हैं, और न्यूक्लियर भी हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसा कैगा, कैगा कर्नाटक में है, कलपक्कम तमिलनाडु। महाराष्ट्र में न्यूक्लियर पावर प्लांट है तारापुर, रावत भाटा राजस्थान में है। इसी तरीके से नरोरा है यूपी में, नरोरा इन यूपी। ये इतने कुछ फेमस नाम है, थोड़ा सा याद रखो। गुजरात में एक है काकरापार। जनरली गुजरात और गुजरात का काकरापार, कर्नाटक का कहेगा, कंफ्यूजन होता है, तो याद कैसे रखेंगे? गुजराती लोग जलेबी फाफड़ा खाते हैं ज्यादा, फाफड़ा से याद रखो। काकरापारा कहाँ पे है? गुजरात में है। बाकी कहेगा आप लोग फिर गेस कर सकते हो। नेक्स्ट फिर यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के बारे में मेंशन है। न्यूक्लियर एनर्जी तो हमने देख लिया, खैर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस एनर्जी। ओके, ये बायोगैस प्लांट है, इसमें क्या करते हैं, सॉलिड वेस्ट वगैरह पूरा डंप करते हैं, काउडंग, क्रॉप रेसिड्यू, और उसको पैक करते हैं, ऑक्सीजन भी नहीं जाने देते। तो बिना ऑक्सीजन के उसका जब अनएरोबिक डिग्रेडेशन होता है तो उससे बायोगैस बनता है। बायोगैस मतलब मीथेन रहता है। जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल जमीन के अंदर क्या है, हॉट वाटर स्ट्रीम्स हैं, और ये जो हॉट वाटर है इसका यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, इसी को हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। कुछ फेमस साइट्स हैं इसके, जैसा मणिकरण है हिमाचल प्रदेश में, और पुगा वैली है लद्दाख में। मणिकरण हिमाचल प्रदेश, पुगा वैली लद्दाख में है। ओके, तो ये 2 साइट्स याद रखना, जियोथर्मल एनर्जी के हैं। नेक्स्ट देखो, अब ये चैप्टर में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में जिक्र है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या हो रहा है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज जो रहते हैं, एग्रीकल्चर और माइनिंग, क्वेरिंग, यहाँ से हमको रॉ मटेरियल मिलते हैं। ये रॉ मटेरियल का यूज करके जब हम फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन वगैरह हमने देख लिया। इंडस्ट्री सेक्टर जो रहता है ना, उसका ही एक कंपोनेंट रहता है मैन्युफैक्चरिंग। ओके, ये इंडिया के मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, जहां पर मतलब इंडस्ट्रीज कॉन्सेंट्रेटेड है। टोटल 8 मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं इंडिया में। अहमदाबाद, वडोदरा, गुरुग्राम दिल्ली, हुगली कोलकाता, छोटा नागपुर। नॉर्थ में 4 है, साउथ में 4 है, मुंबई, पुणे, कोल्लम, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, विशाखापट्टनम। ये रीजन से बार बार पूछा जाता है, मेंस में पूछा है, प्रीलिम्स में भी आता है। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन इंडिया में 8 है। ओके, इंडस्ट्रीज के अलग अलग टाइप रहते हैं। एग्रो बेस्ड, जहां पर रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आता है, एक दूसरा रहता है मिनरल बेस्ड। एग्रो बेस्ड जैसा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, और मिनरल बेस्ड स्टील प्लांट वगैरह हो गए, सीमेंट, फर्टिलाइजर, ये मिनरल बेस्ड हो गए। और एक टाइप रहता है बेसिक इंडस्ट्रीज और कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। बेसिक इंडस्ट्रीज क्या करते हैं, which supply their product or raw material to manufacture other goods. Example, iron or steel and copper smelting, aluminum smelting. Basic industries क्या कहते हैं,
रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स। सपोज आपको लोहे का अलमारी कपबोर्ड बनाना है, तो इसलिए आपको क्या आयरन के शीट चाहिए स्टील के। तो जो शीट रहेंगे स्टील के, वो जो इंडस्ट्री बनाती है उसको हम कहेंगे बेसिक इंडस्ट्री, जो बेसिक कंपोनेंट आपको बना के देते हैं। दूसरा आता है कंज्यूमर इंडस्ट्री। यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्ट कंज्यूमर यूजेबल प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, जैसा टूथपेस्ट है, पेपर है, सीविंग मशीन, जिसका यूज डायरेक्ट कंज्यूमर कर रहे हैं। ओके, टेक्सटाइल सेक्टर, टेक्सटाइल भी सेक्टर इंपॉर्टेंट है, गारमेंट बिजनेस वगैरह, क्लॉथिंग, और ये सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर एग्रीकल्चर है। देखो एमएसएमई को भी कहा जाता है सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर आफ्टर एग्रीकल्चर, और टेक्सटाइल सेक्टर को भी कहा जाता है, दोनों भी सही आएगा। ओके, तो कंटेक्स्ट देख के हमको टिक करना है। टेक्सटाइल ये भी एक इंडस्ट्रीज का ही एक टाइप है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इंडिया में जो फर्स्ट टेक्सटाइल मिल आई थी 1854 में आई थी, लॉर्ड डलहौसी के पीरियड में। फर्स्ट जूट मिल कब आई, कोई बताएगा? फर्स्ट जूट मिल इन इंडिया, एनीबॉडी? टेक्सटाइल मतलब कॉटन वाली मिल है, और फर्स्ट जूट मिल आती है इंडिया में 1855 में। एक प्लेस है रिशरा नाम का, वेस्ट बंगाल में, तो वहां पर फर्स्ट जूट मिल आती है 1855 में। ओके, जो टेक्सटाइल रहता है इसमें तीन टाइप के रहते हैं, मिल सेक्टर, पावरलूम और हैंडलूम। सबसे पहले हैंडलूम देखो, हैंडलूम में मतलब हाथ से कपड़ा बना रहे हैं, वो आप कम हो गए, 11% है बस। दूसरा रहता है पावरलूम, पावरलूम में मतलब यहाँ पर सिलाई मशीन जैसे रहते हैं ना, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं, उनका यूज होता है पावरलूम। और एक रहता है मिल, मिल टेक्सटाइल मिल, मिल में क्या रहता है, बहुत बड़े मशीन रहते हैं, पर ये कम है इंडिया में, पावरलूम सबसे ज्यादा है इंडिया में। आप अगर मालेगांव, भिवंडी, सूरत ऐसे अगर रीजन में गए होंगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ पर पावरलूम का यूज ज्यादा होता है। इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसका मैप है, इसको देख लो अच्छे से एक बार। सर लॉग आउट हो गया था। कोई बताएंगा हम कहां तक आए थे? तो हम वहां से देखते हैं, बस एक 5 मिनट में खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। कहां तक आए थे हम? रोड्स डिस्कस कर रहे थे क्या? शेयर स्क्रीन में मेरी आवाज तो आ रही है ना? हेलो, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आवाज? ठीक है, ठीक है, आवाज आ रही है ना? तो ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे। ये हम अब लास्ट चैप्टर है, बस छोटा सा टॉपिक है ये, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। यहाँ पर क्या है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, उनके बारे में मेंशन है। मेनली जो मेजर टाइप्स हैं इंडिया के ट्रांसपोर्टेशन के, लैंड, वाटर, एयर। लैंड में रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइन। वाटर में इनलैंड और ओवरसीज। और एयर में क्या रहता है, डोमेस्टिक एयरवेज और इंटरनेशनल एयरवेज। रोडवेज में देखो, रोडवेज के टाइप है, जैसा गोल्डन क्वाड्रिलैटरल, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है इंडिया का। ये कनेक्ट करता है दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को। दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई। ओके, और कई सारे स्टेट से पास होता है। इसी तरीके से नेशनल हाईवेज हैं हमारे पास, नेशनल हाईवेज। सबसे लॉन्गेस्ट जो हाईवे है हमारा, लॉन्गेस्ट हाईवे, उसका नंबर कोई बोल सकता है मुझको? लॉन्गेस्ट हाईवे ये जम्मू से जाता है नीचे कन्याकुमारी, एनएच कितना? 44 44 है, NH 44। अर्लियर इसका नाम था NH7 कहते थे इसको, NH7 अर्लियर, NH7 नाम था, बाद में नाम की सिस्टम बदल दिए, अब NH 44 कहते हैं उसको। जम्मू से नीचे कन्याकुमारी तक
जाता है। ये है आप इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट है। ऐसे स्टेट हाईवेज रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को जोड़ते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, और विलेज लेवल पे भी हम प्रोजेक्ट चला रहे हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ऑल वेदर कनेक्टिविटी ऑफ रोड्स टू विलेजेस। ओके, इंडिया का मैप है, ये देखो। सबसे ज्यादा रोड डेंसिटी शायद केरला में है, रोड की डेंसिटी। हिली रीजन पे ऐसे रोड्स बनाते हैं, घाट सेक्शन जिसको हम कहते हैं, घाट पे रोड रहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में, कश्मीर में विंटर सीजन में वहां का ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाता है क्योंकि काफी ज्यादा स्नोफॉल वगैरह होता है। इसके बाद यहाँ पे इंडियन रेलवे का मेंशन है। इंडियन रेलवे 4th लार्जेस्ट शायद इसका नेटवर्क है वर्ल्ड में, और लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द कंट्री, सबसे बड़ी गवर्नमेंट की कंपनी है। फर्स्ट जो इंडिया का रेलवे चला था वो चला था थाने टू मुंबई, 1853 में पहला ट्रैक था, थाने टू मुंबई 1853। ओके, इसके भी टाइप रहते हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। ब्रॉड गेज मतलब रेलवे के जो दो ट्रैक रहते हैं वो दोनों के बीच का डिस्टेंस। ब्रॉड गेज रहता है 1.6 मीटर, मीटर गेज रहता है 1 मीटर, और नैरो गेज रहता है 0.7। थोड़ा सा याद रखो, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। इंडियन रेलवे इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड इनटू 16 जोन। अब शायद कुछ 17 जोन्स हैं। ओके, रिसेंटली एक बनाया गया था, आपके आंध्रा में ही बनाए हैं, तो ये बताएंगे उसका नाम? साउथ कोस्टल, साउथ कोस्टल रेलवे जोन, एक नया जोन बनाया गया रेलवे का। सर हाँ हाँ जी। सर मोस्टली हाँ हाँ, स्टेशन स्टार्ट हो रहा स्टार्ट हो रहा है क्या? ओके हो ओके, गया सर। ठीक है, हो गया है क्या? बस मैं इसको एंड ही कर रहा हूँ, मैं बस इसमें बताता हूँ आपको क्या और पढ़ना है। वाटरवेज और सी पोर्ट्स, ये मैप आप देख लेना। इंडिया के 6 वाटरवेज हैं और वो कौन से रिवर पे हैं, और ये इंडिया के 12 मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया के। इसको बस ये दो चीजें ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एयरवेज उतना खास नहीं है, ठीक है, और यहाँ पर ये अपना चैप्टर एंड होता है। बस ये दो मैप आप लोग पढ़ लेना, या फिर कल मुझको कोई याद दिलाओ, मैं आपको फिर से रिवाइज कराता हूँ ये दो मैप। ओके, ठीक है, चलो जी ठीक है, अभी हम सेशन एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।